अपनी भावनाओं को कैसे नियंत्रित करें। एक ऐसी किताब जो आपको सिखाएगी कि भावनात्मक रूप से बुद्धिमान कैसे बने, अपनी प्रतिक्रियाओं को कैसे निर्देशित करें और किसी भी स्थिति में अपना सिर सीधा कैसे रखें। ऐसी स्थिति जब आप क्रोधित या निराश होते हैं, क्या आप कभी ऐसा कुछ कहते या करते हैं जिसका आपको गहरा अफसोस होता है? हर किसी को ऐसा ही लगता है। जब हम अपनी भावनाओं को खुद पर हावी होने देते हैं, तो हम जल्दबाजी में काम कर सकते हैं, जो हमेशा अच्छी बात नहीं होती। क्या इसे बदलना संभव है? कल्पना कीजिए एक दूसरी दुनिया जहां आप बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया करने के बजाय अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। उस अमूल्य प्रतिभा को प्राप्त करना इस पुस्तक की सहायता से आपकी पहुंच में है। हमारी यात्रा भावनात्मक नियंत्रण के महत्व को समझने से शुरू होती है। भावनाएं मानव होने का एक स्वाभाविक और महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, लेकिन जब वे ड्राइवर की सीट लेते हैं तो वे हमें गुमराह कर सकते हैं। यह पुस्तक आपको उन ट्रिगर्स को पहचानने में मदद करेगी जो भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को भड़काते हैं और आपको उन भावनाओं को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की रणनीति प्रदान करता है। लेकिन अपनी प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण प्राप्त करके आप चुनौतियों को अनुग्रह के साथ संभालने में सक्षम होंगे और ऐसे निर्णय ले पाएंगे जो आपके सच्चे इरादों को दर्शाते हैं। पहला कदम प्रतिक्रिया और जवाब देने के बीच अंतर को पहचानना है। प्रतिक्रिया करना अक्सर एक घुटने का झटका होता है, भावना से प्रेरित स्वचालित प्रतिक्रिया, जबकि प्रतिक्रिया में विचारशील विचार और जानबूझकर की गई कार्रवाई शामिल होती है। यह पुस्तक आपको सिखाएगी कि प्रतिक्रियात्मक से प्रतिक्रियाशील व्यवहार में कैसे बदलाव लाया जाए। आत्मजागरूकता और दिमागीपन विकसित करके आप सीखेंगे कि तनाव के क्षणों में कैसे रुकें और खुद को चुनने के लिए जगह दें। एक प्रतिक्रिया जो आपके लक्ष्यों और मूल्यों के साथ संरेखित होती है। अब हम भावनात्मक विनियमन को बनाए रखने के लिए और अधिक विस्तार से माइंडफुलनेस का पता लगाएंगे। किसी को माइंडफुलनेस का अभ्यास करना चाहिए, जो कि अपने विचारों और भावनाओं को हावी होने दिए बिना यहाँ और अभी पर ध्यान देना है। यह पुस्तक माइंडफुलनेस प्रथाओं को लागू करने में आसान प्रदान करती है। आप प्रतिदिन इसका उपयोग अधिक आत्मजागरूक और कम प्रतिक्रियाशील बनने के लिए कर सकते हैं। अपनी भावनाओं के प्रति सक्रिय होने से आपको वह धैर्य और परिप्रेक्ष्य प्राप्त करने में मदद मिल सकती है जिसकी आपको किसी भी बाधा का सामना करने के लिए आवश्यकता होती है। भावनाओं से निपटने के लिए एक अतिरिक्त प्रभावी तरीका है श्वास व्यायाम, शारीरिक प्रतिक्रिया। तनाव से बचने का मतलब है तनाव कम करना और उथली सांस लेना, जिससे आप और भी बेहतर महसूस करते हैं। अधिक चिंतित होने से आपको सोच समझकर प्रतिक्रिया करने में मदद मिलेगी। तनाव कम होगा और आपके तंत्रिका तंत्र को आराम मिलेगा। यह पुस्तक आपको आसान श्वास अभ्यासों से परिचित कराएगी। यह पुस्तक आपकी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं के मूल कारणों को समझने के महत्व की भी पड़ताल करती है। अक्सर हमारी सबसे तीव्र प्रतिक्रियाएं अनसुलझे मुद्दों से जुड़ी होती हैं या पिछले अनुभवों से। इन रेखांकित ट्रिगर्स को पहचानकर आप उन्हें सीधे संबोधित कर सकते हैं, अपनी भावनाओं पर उनके प्रभाव को कम कर सकते हैं। यह पुस्तक इन भावनात्मक घावों को उजागर करने और उन्हें ठीक करने के लिए अभ्यास प्रदान करती है, जिससे आप भविष्य में अधिक शांति और तर्कसंगत तरीके से प्रतिक्रिया कर सकते हैं। प्रतिक्रिया न करने की शक्ति वास्तविक कहानियों की कहानियां प्रदान करती है, जो लोग भावनात्मक विनियमन की कला में निपुण हैं। उनके अनुभवों को सुनने से भावनात्मक निपुणता के मूल्य के प्रति आपकी आंखें खुलेंगी और आपको इन पाठों को अपने जीवन में अभ्यास में लाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। आप पाएंगे कि आपके रिश्तों, निर्णय लेने की क्षमता और जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार हुआ है। जब आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो यह सब बढ़ जाता है। अपनी भावनाओं को प्रबंधित करने की क्षमता आपके पास है, इसलिए इस मार्ग पर चलते समय इसे ध्यान में रखें।
जब आप गैर आवेगपूर्ण होने की कला में निपुण हो जाते हैं तो शांति और स्पष्टता का जीवन आपका हो सकता है। प्रतिक्रिया न करने की शक्ति में आपका स्वागत है। अपनी भावनाओं को कैसे नियंत्रित करें, आइए इस जीवन को बदलने वाले साहसिक कार्य को कंधे से कंधा मिलाकर शुरू करें। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने से मिलने वाली शक्ति को खोजें। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने की कल्पना करें। क्रोध, हताशा या उदासी को अपनी प्रतिक्रियाओं पर हावी न होने दें। यह केवल भावनाओं को दबाने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें समझने, उन्हें नियंत्रित करने और उन्हें बुद्धिमानी से उपयोग करने के बारे में है। आप शायद ऐसी स्थिति में रहे हों, ऐसी परिस्थितियां जहां आपने आवेगपूर्ण तरीके से प्रतिक्रिया की और बाद में पछताया। लेकिन क्या होगा यदि आप अपने आप को प्रतिक्रिया करने के बजाय प्रतिक्रिया करने के लिए प्रशिक्षित कर सकें, ताकि आपके आसपास की अराजकता के बावजूद शांत रह सकें। यहाँ हम भावनात्मक विनियमन के लिए एक उपकरण के रूप में गैर प्रतिक्रिया का उपयोग करने के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण पर चर्चा करेंगे। विषय पर एक नया दृष्टिकोण, क्या आप इस जीवन को बदलने वाले साहसिक कार्य पर जाने के लिए तैयार हैं? इस ऑडियो के ई-बुक संस्करण के बारे में अधिक जानकारी के लिए वीडियो विवरण देखें या audiobooksoffice.com पर जाएं। हमने देखा है कि आप में से 69% जो हमारे वीडियो को सुनते हैं वे नहीं हैं, अभी तक चैनल की सदस्यता नहीं ली है। कृपया सदस्यता बटन दबाकर और वीडियो को पसंद करके चैनल का समर्थन करने में मदद करें। हमें आपके लिए और अधिक सामग्री बनाने के लिए प्रेरित करने के लिए धन्यवाद। अध्याय 1, भावनात्मक ट्रिगर्स को समझना। कभी सोचा है कि क्यों कुछ स्थितियां या टिप्पणियां आपको तुरंत गुस्सा, दुखी या चिंतित कर देती हैं? आप अकेले नहीं हैं। ये अचानक भावनात्मक प्रतिक्रियाएं अक्सर भावनात्मक ट्रिगर्स के रूप में जानी जाने वाली चीजों के कारण होती हैं। इन ट्रिगर्स को समझना महत्वपूर्ण है। अपनी प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण पाने की दिशा में पहला कदम भावनात्मक ट्रिगर मूल रूप से घटनाएं, बातचीत या यहाँ तक कि लोग होते हैं जो हमारे भीतर तीव्र और अक्सर भारी भावनाओं को जगा देते हैं। वे बहुत व्यक्तिगत होते हैं और अक्सर पिछले अनुभवों या खुद के बारे में या हमारे आसपास की दुनिया के बारे में गहराई से निहित विश्वासों से जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपको स्कूल में तंग किया गया था तो किसी सहकर्मी की अनौपचारिक टिप्पणी से असुरक्षा और भय की भावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं, या यदि आप उपेक्षित महसूस करते हुए बड़े हुए हैं तो बातचीत में अनदेखा किया जाना क्रोध या आक्रोश की भावनाओं को जन्म दे सकता है। हालांकि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि ये भावनाएं जरूरी नहीं कि वे वर्तमान क्षण या वास्तविकता का प्रतिबिंब हों। वे अतीत के अनुभवों की प्रतिध्वनि की तरह हैं। इसे पहचानना अविश्वसनीय रूप से मुक्तिदायक हो सकता है। यह आपको यह समझने में मदद कर सकता है कि आप वर्तमान स्थिति पर प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं, बल्कि किसी स्मृति या भय पर प्रतिक्रिया कर रहे हैं। अपने भावनात्मक ट्रिगर्स को समझना दूसरों पर दोष मढ़ने के बारे में नहीं है। यह आपके अपने भावनात्मक परिदृश्य में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के बारे में है। जो आपको उत्तेजित करता है उसके बारे में जागरूक होकर आप अपनी प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण रखना शुरू कर सकते हैं। आप यह चुनना शुरू कर सकते हैं कि आप अपने ट्रिगर्स पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। भावनात्मक ट्रिगर्स का सामना करने में उनकी दया पर निर्भर होने की तुलना में आपको अपनी डिफ़ॉल्ट प्रतिक्रिया को समझना चाहिए, क्योंकि यह अक्सर स्वचालित रूप से होता है और यह आपकी सोच समझकर प्रतिक्रिया करने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। समय के साथ आपके व्यवहार में यह प्रतिक्रिया समाहित हो जाती है। यह आपकी तनावपूर्ण स्थितियों या टकरावों का सामना करने पर की जाने वाली प्रतिक्रिया है। यह वह पल भर का निर्णय है जिसे आप अक्सर बिना सोचे समझे भावनात्मक रूप से महसूस करने के परिणामस्वरूप ले लेते हैं। यह पहचानना आवश्यक है कि ये निर्णय आपके व्यवहार में समय के साथ समाहित हो जाते हैं। डिफ़ॉल्ट प्रतिक्रियाएं स्वाभाविक रूप से अच्छी या बुरी नहीं होती हैं,
वे केवल आपकी वातानुकूलित प्रतिक्रियाएं हैं और उन्हें बदला जा सकता है। हालांकि परिवर्तन करने के लिए आपको पहले यह पहचानना होगा कि वे क्या हैं। क्या आप जल्दी क्रोधित हो जाते हैं? क्या आप चुप हो जाते हैं? शायद आप अत्यधिक प्रसन्नतापूर्ण हो जाते हैं, या हो सकता है कि आप तुरंत ही अपना ध्यान भटका लें और दूसरों पर दोष मढ़ दें। पहला कदम है अपनी स्वचालित प्रतिक्रियाओं को पहचानना। अपनी डिफ़ॉल्ट प्रतिक्रिया को पहचानने के लिए आपको थोड़ा आत्मनिरीक्षण करना होगा। पिछली स्थितियों पर विचार करें जब आपकी भावनाएं बहुत अधिक थीं। आपकी तत्काल प्रतिक्रिया क्या थी? क्या आपने अपनी आवाज उठाई थी, पीछे हट जाएं या फूट फूट कर रोने लगें? याद रखें कि यहाँ कोई सही या गलत उत्तर नहीं है। लक्ष्य समझना है। इस प्रक्रिया के दौरान खुद का मूल्यांकन न करना महत्वपूर्ण है। आप जिस तरह से प्रतिक्रिया कर रहे हैं, उसके लिए आप बुरे व्यक्ति नहीं हैं। इन प्रतिक्रियाओं ने संभवतः किसी तरह से आपकी मदद की है, एक सुरक्षात्मक उपाय के रूप में, लेकिन उन्हें पहचानकर आप अधिक लाभ प्राप्त करने का द्वार खोलते हैं। भविष्य में अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण रखें। यह प्रतिक्रिया न करने की शक्ति का उपयोग करने में एक महत्वपूर्ण कदम है। अध्याय 2 शारीरिक प्रतिक्रिया को पहचानना। जैसे जैसे आप अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं में गहराई से उतरते हैं, आप उनके साथ आने वाले शारीरिक संकेतों को नोटिस करना शुरू कर देंगे, जो इस बारे में और अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। स्वचालित प्रक्रिया। इन शारीरिक प्रतिक्रियाओं में हृदय गति में वृद्धि, उथली सांस लेना या आपके पेट में बेचैनी की भावना शामिल हो सकती है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि ये शारीरिक प्रतिक्रियाएं सिर्फ यादृच्छिक घटनाएं नहीं हैं, आपके शरीर का संकेत देने का तरीका है कि कुछ भावनात्मक रूप से हलचल कर रहा है। इन शारीरिक प्रतिक्रियाओं को पहचानना संकेतों को समझना एक नई भाषा सीखने जैसा है। आत्मजागरूकता की भाषा। यह आसान नहीं है, लेकिन यह इसके लायक है। पहले तो आपको विभिन्न भावनाओं के प्रति शारीरिक प्रतिक्रियाओं के बीच अंतर करने में कठिनाई हो सकती है। निराश न हो, यह एक प्रक्रिया है। धैर्य और जिज्ञासा बनाए रखने के लिए खुद को प्रोत्साहित करें, क्योंकि समझ ही आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। आपके शरीर की प्रतिक्रियाएं आपको अपनी प्रतिक्रियाओं को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने के लिए आवश्यक ज्ञान से लैस करेंगी। यह मान्यता चरण निर्णय के बारे में नहीं है, यह अवलोकन के बारे में है। जैसे जैसे आप अपने शरीर की प्रतिक्रियाओं से अधिक परिचित होते जाएंगे, आप में जागरूकता की बढ़ी हुई भावना विकसित होगी जो ज्ञानवर्धक हो सकती है। और आपको सशक्त बनाना। यह समझना शुरू करें कि तेज दिल की धड़कन सिर्फ डर के बारे में नहीं हो सकती है, यह उत्साह भी हो सकता है। या आपके पेट में गांठ का पंप आशंका के बारे में नहीं हो सकता है, यह प्रत्याशा हो सकती है। अध्याय 3 एक विराम बटन बनाना। एक मानसिक विराम बटन की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। भावनात्मक प्रतिक्रियाओं के प्रबंधन में अपना सबसे बड़ा सहयोगी बने। यह विराम बटन एक भौतिक इकाई नहीं है, बल्कि एक मानसिक निर्माण है जिसे आप बना सकते हैं, संशोधित कर सकते हैं और अपने लाभ के लिए उपयोग कर सकते हैं। यह उन विचारों या भावनाओं की श्रृंखला में एक क्षणिक विराम बनाने के बारे में है जो आपको ले जा सकते हैं एक त्वरित, अक्सर बिना सोचे समझे की गई प्रतिक्रिया। इस विराम बटन को एक स्टॉप संकेत के रूप में देखें जो आपके दिमाग में तब आता है जब आप अभिभूत या प्रतिक्रियाशील महसूस करने लगते हैं। यह आपके मस्तिष्क का रुकने का संकेत है। एक क्षण रुकें और स्थिति का पुनर्मूल्यांकन करें। यह एक सरल अवधारणा की तरह लग सकता है, लेकिन यह अक्सर आसान होता है। कहने से ज्यादा करने से ज्यादा। अगर आपको अपनी भावनाओं के भड़कने पर विराम लेना चुनौतीपूर्ण लगता है, तो निराश न हो। यह एक ऐसा कौशल है जिसमें महारत हासिल करने के लिए समय और अभ्यास की आवश्यकता होती है। जब आप पहली बार अपने विराम बटन का उपयोग करना शुरू करते हैं, तो आप प्रतिक्रिया करने के बाद ही खुद को संभालने में कामयाब हो सकते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण बात यह है,
आप अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं के बारे में अधिक जागरूक हो रहे हैं और समय के साथ उन पर सवाल उठाना शुरू कर रहे हैं। आप प्रतिक्रिया करने से पहले पंजे मारने में बेहतर हो जाएंगे। श्वास तकनीक आपके मन और शरीर को शांत करने में मदद कर सकती है, खासकर जब आप एक भावनात्मक प्रतिक्रिया के कगार पर हों। जादू नहीं बल्कि विज्ञान आपकी सांस आपके तंत्रिका तंत्र से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है और इसे हेरफेर करके आप अपनी भावनात्मक स्थिति को बदल सकते हैं। आइए 478 श्वास विधि नामक एक लोकप्रिय तकनीक का पता लगाएं। इस तकनीक में 4 सेकंड के लिए सांस लेना, 7 सेकंड के लिए रोकना और 8 सेकंड के लिए सांस छोड़ना शामिल है। ऐसा करने से आप अधिक ऑक्सीजन लेते हैं और अपने पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करते हैं, जो शांति की स्थिति को बढ़ावा देता है। जब आप भावनात्मक रूप से आवेशित अवस्था में होते हैं तो आपका शरीर लड़ाई या उड़ान मोड में चला जाता है, आपकी सांस उथली और तेज हो जाती है, जिससे आपका निर्णय धुंधला हो जाता है। सचेत रूप से अपने श्वास पैटर्न को बदलने से आप इन शारीरिक प्रतिक्रियाओं को प्रभावी रूप से उलट रहे हैं, जिससे आपको स्पष्ट रूप से सोचने और प्रतिक्रिया करने का मौका मिल रहा है, न कि आवेगपूर्ण तरीके से प्रतिक्रिया करने का। जितना अधिक आप इन श्वास तकनीकों का अभ्यास करेंगे, वे उतनी ही स्वाभाविक हो जाएंगी। अंततः आप पाएंगे कि आप जब चाहें सहज रूप से उनका उपयोग कर रहे हैं। आप एक चुनौतीपूर्ण स्थिति में हैं, इसलिए अगला जब भी आपको क्रोध की गर्मी या चोट की चुभन महसूस हो, रुकें, सांस लें और नियंत्रण प्राप्त करें। यह एक छोटा कदम है, लेकिन भावनात्मक महारत की ओर यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये श्वास तकनीकें आपकी भावनाओं पर नियंत्रण की एक और परत प्रदान करती हैं और यह प्रतिक्रिया न करने की शक्ति है। 4 रोजमर्रा की जिंदगी में माइंडफुलनेस को अपनी दिनचर्या में शामिल करने से जीवन के उतार चढ़ाव के प्रति आपकी प्रतिक्रिया का तरीका पूरी तरह बदल सकता है, जिससे यह आपके भावनात्मक नियंत्रण टूलकिट में एक महत्वपूर्ण उपकरण बन जाता है। यह केवल ध्यान या योग के बारे में नहीं है। यह प्रत्येक क्षण में मौजूद रहने और अवलोकन करने के बारे में है। अपने विचारों और भावनाओं पर बिना किसी निर्णय के विचार करें। उदाहरण के लिए, जब आप बातचीत कर रहे हों, तो क्या आप वास्तव में सुन रहे हैं या आप बोलने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं? दूसरे व्यक्ति जो कह रहा है उस पर पूरा ध्यान दे रहे हैं। आप माइंडफुलनेस का अभ्यास कर रहे हैं। आप आवेगपूर्ण तरीके से प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप सोच समझकर और रचनात्मक तरीके से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। यह सरल कार्य आपके रिश्तों को बेहतर बनाने और तनाव को कम करने में एक लंबा रास्ता तय कर सकता है। यही बात तब भी लागू होती है जब आप खा रहे हों। बिना सोचे समझे खाने के बजाय प्रत्येक कौर का स्वाद लेने की कोशिश करें। बनावट पर ध्यान दें, सुगंध का स्वाद लें। ऐसा करने से आप न केवल अपने भोजन को बेहतर बना रहे हैं, यह न केवल अनुभव को बढ़ाता है बल्कि बेहतर पाचन को भी बढ़ावा देता है और अधिक खाने से रोकता है। माइंडफुलनेस का अभ्यास नियमित गतिविधियों जैसे बर्तन धोने, अपने दांतों को ब्रश करने या यहाँ तक कि चलने के दौरान भी किया जा सकता है। अपने दिमाग को भटकने देने के बजाय अपने हाथों पर पानी की अनुभूति, अपने मसूड़ों या जमीन पर ब्रिसल्स पर ध्यान केंद्रित करें। आपके पैरों के नीचे यह शांति और स्थिरता की भावना ला सकता है, जिससे आप बाहरी परिस्थितियों के प्रति कम प्रतिक्रियाशील बन सकते हैं। अध्याय 5 आत्मजागरूकता कौशल विकसित करना। माइंडफुलनेस के अभ्यास पर निर्माण करना। आत्मजागरूकता कौशल विकसित करना प्रतिक्रियाओं के प्रबंधन और अधिक संतुलित जीवन की खेती का एक अभिन्न अंग बन जाता है। यह आपके अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहारों का पर्यवेक्षक बनने के बारे में है। यह आत्मावलोकन, निर्णय या आलोचना के बारे में नहीं है, बल्कि यह किसी के अपने आंतरिक कामकाज की एक कोमल और दयालु जांच है। जब आप आत्मजागरूकता का अभ्यास करते हैं तो आप पैटर्न को जानना शुरू कर देते हैं। शायद आप प्रतिक्रिया करते हैं
जब आप थके हुए होते हैं तो आप तेजी से चिल्लाते हैं, या जब आप भूखे होते हैं तो आप अधिक चिंतित होते हैं। ये आपके व्यवहार की खिड़कियां हैं, अपने ट्रिगर्स को समझने और अधिक संतुलित प्रतिक्रिया विकसित करने के अवसर। यह आपकी प्रतिक्रियाओं को दबाने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें अधिक प्रभावी ढंग से नेविगेट करना सीखने के बारे में है। आत्मजागरूकता विकसित करने का अर्थ यह भी है अपनी शक्तियों और कमजोरियों को स्वीकार करना। अपनी सीमाओं का सामना करने के लिए ईमानदारी और साहस की आवश्यकता होती है। फिर भी इस विकृति के माध्यम से आप विकास करने और अधिक संतुलित और संतोषजनक जीवन विकसित करने के लिए परिवर्तन करना शुरू कर सकते हैं। आत्मजागरूकता विकसित करना एक कौशल है, और किसी भी कौशल की तरह इसके लिए भी आवश्यकता होती है। अभ्यास करें। यह आत्मखोज की यात्रा है जो चुनौतीपूर्ण हो सकती है, लेकिन साथ ही अविश्वसनीय रूप से फायदेमंद भी हो सकती है। कभी कभी परामर्शदाता या कोच जैसे वस्तुनिष्ठ और सहानुभूतिपूर्ण श्रोता होने से मूल्यवान अंतर्दृष्टि और मार्गदर्शन मिल सकता है। भावनाओं के सागर को पार करना, उन्हें लेबल करना और स्वीकार करना प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण कदम बन जाता है। प्रतिक्रियाएं, यह केवल आपकी भावनाओं को पहचानने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें स्वीकार करने के बारे में भी है, यहाँ तक कि असुविधाजनक भी। यह प्रक्रिया आपको अपने भावनात्मक पैटर्न और उनके ट्रिगर्स को समझने की अनुमति देती है, जिससे आप अपनी प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण पा सकते हैं। पहली बात यह है कि अपनी भावनाओं को पहचानें जैसे वे आती हैं। क्या आप महसूस कर रहे हैं? क्रोधित, दुखी, निराश या चिंतित? इन भावनाओं से दूर न भागें, बल्कि उन्हें नाम दें, उन्हें जोर से कहें या उन्हें नोट कर लें। लेबल लगाने का यह कार्य आपके और भावना के बीच एक मनोवैज्ञानिक दूरी पैदा करता है, जिससे आप उसमें डूब जाने के बजाय उसे देख पाते हैं। इसके बाद स्वीकृति मिलती है। हालांकि स्वीकृति का लेबल लगाने का मतलब इस्तीफा या आत्मसंतुष्टि, बल्कि यह स्वीकार करने के बारे में है कि ये भावनाएं आपका हिस्सा हैं और उनका एक उद्देश्य है। वे संकेत हैं जो आपको आपके पर्यावरण, आपकी स्थिति या आपकी आंतरिक स्थिति के बारे में कुछ बताते हैं। यह पहचानना कि आपकी भावनाएं, यहाँ तक कि नकारात्मक, भी एक वैध कारण हैं, आपको स्वीकार करने में मदद करता है। उन्हें याद रखें कि अपनी भावनाओं को स्वीकार करने का मतलब यह नहीं है कि आपको उन पर कार्य करना है। आपको बिना भड़के, बिना दुखी हुए, बिना निराशा में डूबे गुस्सा महसूस करने की अनुमति है। स्वीकृति केवल इन भावनाओं को समझने की स्पष्टता प्रदान करती है जो आपकी प्रतिक्रियाओं पर उनके प्रभाव को कम करती है। भावनाओं को लेबल करना और स्वीकार करना एक ऐसा कौशल है जो अभ्यास लेता है, लेकिन समय और धैर्य के साथ आप पाएंगे कि यह प्रक्रिया गहन व्यक्तिगत विकास और बेहतर भावनात्मक नियंत्रण की ओर ले जा सकती है। यह प्रतिक्रिया न करने की शक्ति का उपयोग करने में एक महत्वपूर्ण कदम है। अध्याय 6, महारत हासिल करने के बाद नकारात्मक विचारों को फिर से तैयार करना। भावनाओं को लेबल करने और स्वीकार करने की कला, यह एक और आवश्यक कौशल से निपटने का समय है। अपने नकारात्मक विचारों को फिर से तैयार करना। इस मानसिक अभ्यास के लिए आपको सचेत रूप से एक नकारात्मक के बजाय एक सकारात्मक या तटस्थ व्याख्या चुनने की आवश्यकता होती है। यह स्थितियों को एक अलग और अधिक सशक्त कोण से देखने के लिए आपके दृष्टिकोण को बदलने के बारे में है। आप ट्रैफिक में फंस गए हैं और आपको देर हो गई है। एक बैठक में निराशा बढ़ती है और आप सोचते हैं कि मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है, मेरा इतना बुरा भाग्य क्यों है। यह एक नकारात्मक विचार प्रक्रिया है जो नियंत्रण से बाहर हो सकती है, जिससे तनाव और चिंता बढ़ सकती है। हालांकि पुनर्रचना करके आप सोच सकते हैं कि इसके बजाय यह ट्रैफिक मुझे समय देता है। बैठक से पहले आराम करें और मेरा पसंदीदा पॉडकास्ट सुनें। रिफ्रेमिंग वास्तविकता को नकारने या नकारात्मकता से बचने के बारे में नहीं है।
यह आपके दृष्टिकोण को व्यापक बनाने, विभिन्न दृष्टिकोणों के अस्तित्व को स्वीकार करने और आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प चुनने के बारे में है। नकारात्मकता आपकी क्षमता को सीमित कर सकती है और आपको लूट सकती है। अपने जीवन में आनंद लाने के लिए आप न केवल अपने विचारों को बदल रहे हैं, बल्कि स्थितियों के प्रति अपनी भावनात्मक प्रतिक्रिया को भी बदल रहे हैं। अक्सर दुनिया वैसी नहीं होती जैसा आप उसे देखते हैं, बल्कि जैसा आप उसकी व्याख्या करते हैं। पुनर्रचना उस व्याख्या को अधिक सकारात्मक या अधिक सकारात्मक में बदलने का एक तरीका प्रदान करती है। तटस्थ, जो अविश्वसनीय रूप से मुक्तिदायक हो सकता है, यह आपके विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करने के बारे में है, और जो आप नहीं कर सकते हैं उसे जाने देना है। यह प्रतिक्रिया न करने की सच्ची शक्ति है, और यह एक ऐसा कौशल है जो आपके भावनात्मक कल्याण में गहराई से सुधार कर सकता है। अध्याय 7, अभ्यास, सहानुभूति और करुणा की कला में निपुणता प्राप्त करना। अपने नकारात्मक विचारों को पुनः परिभाषित करने से आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण मिलता है। सहानुभूति और करुणा का अभ्यास करने से आप दूसरों की भावनाओं पर प्रतिक्रिया करने में उस नियंत्रण और समझ को बढ़ा सकते हैं। ये जुड़वा गुण सहानुभूति और करुणा भावनात्मक बुद्धिमत्ता के प्रवेश द्वार हैं, जो आपको दूसरों के साथ गहरे संबंध बनाने में सक्षम बनाते हैं। स्तर, सहानुभूति दूसरों की भावनाओं को समझने और साझा करने की क्षमता एक जन्मजात कौशल नहीं है। यह कुछ ऐसा है जिसे आप एक मांसपेशी की तरह विकसित कर सकते हैं। जब कोई अपनी भावनाओं को साझा करता है तो सक्रिय रूप से सुनने से शुरू करें। केवल शब्दों को न सुनें, उनके पीछे की भावनाओं को सुनें, उन्हें मान्य करें। भावनाएं भले ही आप उस स्थिति में वैसा ही महसूस न करें, याद रखें कि यह आपके बारे में नहीं है, यह उनके बारे में है। दूसरी ओर करुणा एक कदम आगे जाती है। यह सिर्फ किसी के दर्द को समझना नहीं है, बल्कि इसे कम करने के लिए करुणा पैदा करना है। खुद को इसमें डालने का प्रयास करें। दूसरे व्यक्ति के स्थान पर खड़े होकर कल्पना करें कि उनके जैसा होना कैसा होता है। उनके दर्द, उनकी खुशी, उनकी हताशा को महसूस करना कैसा होता है। यह याद रखना आवश्यक है कि सहानुभूति और करुणा का अभ्यास करने का यह अर्थ नहीं है कि आप दूसरों की भावनाओं को ठीक करने के लिए जिम्मेदार हैं। आपकी भूमिका है दूसरों की भावनाओं को समझना, मान्य करना और साझा करना। यह अभ्यास आपको भावनात्मक स्थितियों पर प्रतिक्रिया करने के बजाय प्रतिक्रिया करने में मदद कर सकता है, जिससे आपको अपने भावनात्मक अनुभव पर अधिक नियंत्रण मिल सकता है। आपकी अपनी भावनाएं और अंतःक्रियाएं। अध्याय 8, भावनात्मक बुद्धिमत्ता की ओर आपकी यात्रा में प्रतिक्रियाओं की जिम्मेदारी लेना। अपनी प्रतिक्रियाओं का स्वामित्व लेना एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि यह आपको न केवल अपनी भावनाओं को प्रबंधित करने की शक्ति देता है, बल्कि उन्हें व्यक्त करने के तरीके को भी पहचानता है कि आप ही नियंत्रण में हैं। भावनात्मक स्थिरता विकसित करने के लिए आपकी प्रतिक्रियाओं का महत्व महत्वपूर्ण है, न कि स्थिति या व्यक्ति का जिसने उन्हें ट्रिगर किया हो। यह एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, लेकिन यह एक यात्रा है जो लेने लायक है। विभिन्न स्थितियों के लिए अपनी सामान्य प्रतिक्रियाओं के बारे में सोचें। क्या वे वास्तव में आपकी सेवा कर रही हैं? अक्सर हम आवेगपूर्ण तरीके से प्रेरित होकर प्रतिक्रिया करते हैं। हमारी प्रतिक्रिया लाभदायक है या विनाशकारी, इस पर विचार किए बिना सहज प्रवृत्ति या आदत के आधार पर निर्णय लेने से आपके पास इसे बदलने की शक्ति है। यह स्वीकार करके कि आपकी प्रतिक्रियाएं आपकी जिम्मेदारी हैं, आप उन प्रतिक्रियाओं को चुनना शुरू कर सकते हैं जो आपके मूल्यों और लक्ष्यों के साथ संरेखित हों। इसका मतलब अपनी भावनाओं को दबाना नहीं है, यह इसके बारे में है उन्हें समझना, उन पर प्रक्रिया करना और फिर यह निर्णय लेना कि उन्हें सर्वोत्तम तरीके से कैसे व्यक्त किया जाए। यह प्रतिक्रिया करने से पहले रुकना सीखने के बारे में है, एक अंतराल का निर्माण करना जहां विकल्प रहता है।
यह विराम आपको निर्णय पर समझ और हताशा पर धैर्य चुनने के लिए प्रतिक्रिया करने की बजाय प्रतिक्रिया करने की अनुमति देता है। अपनी प्रतिक्रियाओं की जिम्मेदारी लेना भी इसमें शामिल है। यदि आपकी प्रतिक्रियाओं से नुकसान हुआ है तो अपने कार्यों के परिणामों को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है और जहां संभव हो वहां सुधार करना चाहिए। यह न केवल रिश्तों को सुधारने में मदद करता है बल्कि आत्मसुधार के प्रति आपकी प्रतिबद्धता को भी मजबूत करता है। अध्याय 9 भावनात्मक लचीलापन का निर्माण। भावनात्मक लचीलापन का निर्माण जीवन की चुनौतियों के खिलाफ आपके कवच के लिए आपकी भावनाओं की गहरी समझ और उनके चारों ओर घूमने के बजाय उनके माध्यम से नेविगेट करने की प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। यह एक विकसित करने के बारे में है। मजबूत भावनात्मक प्रतिरक्षा प्रणाली जो तनाव, प्रतिकूलता और कठिनाई का सामना कर सकती है। भावनात्मक असफलताओं से उबरने और वापस उछालने की क्षमता आपके मानसिक स्वास्थ्य और समग्र कल्याण को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आइए पहचानें कि भावनात्मक लचीलापन आपकी भावनाओं को टालने या दबाने के बारे में नहीं है। इसके विपरीत यह उन्हें स्वीकार करने, उनकी उत्पत्ति को समझने और उन्हें प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के तरीके सीखने के बारे में है। आप तरंगों को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप सर्फ करना सीख सकते हैं। दूसरी बात, भावनात्मक लचीलापन और अनुकूलनशीलता के बारे में है। जीवन हमेशा योजना के अनुसार नहीं चलता है और यह ठीक है। आप इन अप्रत्याशित परिवर्तनों पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, यह महत्वपूर्ण है। क्या आप अनुकूलन कर सकते हैं, समायोजन कर सकते हैं और तब भी सफल होने का रास्ता खोज सकते हैं जब चीजें आपके अनुसार नहीं होती हैं? अंततः भावनात्मक लचीलापन बनाने में एक सकारात्मक मानसिकता विकसित करना शामिल है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको हर समय खुश रहना होगा। इसका मतलब है आप प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आशा और आशावाद को बनाए रखने में सक्षम हैं। यह उस पर ध्यान केंद्रित करने के बारे में है जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं और जो आप नहीं कर सकते हैं उसे छोड़ दें। अध्याय 10 जल्दी से माफ करना सीखना आपके भावनात्मक लचीलेपन को मजबूत करने में एक और महत्वपूर्ण रणनीति है सीखना। जल्दी से माफ कर देना एक ऐसा कदम है जो अक्सर चुनौतीपूर्ण होता है, फिर भी अविश्वसनीय रूप से मुक्तिदायक होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप गलत को नजरअंदाज कर दें या यह दिखावा करें कि इससे आपको दुख नहीं हुआ। इसका मतलब है अपने आप को आक्रोश और क्रोध के भारी बोझ से मुक्त करना जो आपको तब दबाता है जब आप उन शिकायतों को पकड़कर रखते हैं जो आप नहीं हैं। दूसरे व्यक्ति को दंडित करके आप स्वयं को दंडित कर रहे हैं। आपका मन नकारात्मक भावनाओं का युद्ध क्षेत्र बन जाता है जो आपकी ऊर्जा को खत्म कर देता है। लेकिन जब आप क्षमा करना चुनते हैं तो आप नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं। आप उनके लिए क्षमा नहीं कर रहे हैं बल्कि अपने मन की शांति के लिए क्षमा करने में महारत हासिल करने के लिए शुरुआत करें। चोट को स्वीकार करके यह महसूस करना ठीक है कि आपके साथ गलत हुआ है, यह एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, लेकिन इन भावनाओं को बढ़ने न दें, भावनाओं को हावी न होने दें। स्थिति पर निष्पक्ष रूप से विचार करें, अपने निर्णय को प्रभावित न होने दें। खुद से पूछें कि क्या इस द्वेष को बनाए रखने से आपको कोई लाभ हो रहा है, फिर एक सचेत निर्णय लें। को जाने दो, यह आसान नहीं है और यह रातों रात नहीं होता, यह एक प्रक्रिया है। अपने आप को याद दिलाओ कि हर कोई गलतियां करता है, जिसमें आप भी शामिल हैं। इसे समझने से क्षमा करना रियायत की तरह कम और अपने आप को दयालुता के उपहार की तरह अधिक महसूस होगा। अंत में सहानुभूति का अभ्यास करें, चीजों को अलग नजरिए से देखने का प्रयास करें। उनका दृष्टिकोण, इसका मतलब यह नहीं है कि आप उनके कार्यों को उचित ठहरा रहे हैं, बल्कि केवल उन्हें समझ रहे हैं। दृष्टिकोण में यह बदलाव क्षमा के लिए एक शक्तिशाली उत्प्रेरक हो सकता है।
अध्याय 11 अहंकार और गर्व को छोड़ देना। अपने अहंकार और गर्व के भार को कम करना आपके भावनात्मक परिदृश्य को गहराई से बदल सकता है। आपको अधिक ग्रहणशील, सहानुभूतिपूर्ण और लचीला बनाना। अहंकार और गर्व अक्सर एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करते हैं जो कथित खतरों और कमजोरियों से रक्षा करते हैं। हालांकि वे आपको अपनी गलतियों को स्वीकार करने से रोकने वाले अवरोधक भी बन सकते हैं और दूसरों के साथ गहरे स्तर पर जुड़ने की आपकी क्षमता में बाधा डाल सकते हैं। अहंकार को छोड़ दें और गर्व का मतलब अपने आत्ममूल्य या क्षमता को नकारना नहीं है। इसका मतलब दूसरों के संबंध में अपने बारे में अधिक स्वस्थ और संतुलित दृष्टिकोण स्थापित करना है। इसका मतलब है यह पहचानना कि आप हमेशा सही नहीं होते, कि आप अचूक नहीं हैं और कमजोर होना ठीक है। कभी कभी गलत हो जाते हो, तुम इंसान हो। यह सब अधिक आत्मजागरूक होने से शुरू होता है। ध्यान दें कि आपका अहंकार या गर्व आपकी प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण कर रहा है या नहीं। क्या आप अनावश्यक रूप से अपना बचाव कर रहे हैं? क्या आप प्रतिक्रिया या आलोचना स्वीकार करने से इनकार कर रहे हैं? क्या आप अंतिम शब्द कहने पर जोर दे रहे हैं? ये स्पष्ट संकेत हैं कि आपका अहंकार और गर्व आपकी प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण कर रहा है या नहीं। आप ड्राइवर की सीट पर हैं तो विनम्रता विकसित करें। विनम्रता का मतलब नम्र या विनम्र होना नहीं है, बल्कि चीजों की महान योजना में अपना स्थान पहचानना है। आप महत्वपूर्ण हैं, लेकिन हर कोई भी महत्वपूर्ण है। आपकी राय मायने रखती है, लेकिन दूसरों की भी। अंत में सहानुभूति का अभ्यास करें। खुद को इसमें शामिल करें। दूसरों के जूते पहनें और उनके दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करें। इससे आपको कम रक्षात्मक बनने और विभिन्न दृष्टिकोणों के प्रति अधिक खुले होने में मदद मिल सकती है। अहंकार और गर्व को छोड़ना एक सतत यात्रा है। यह एक बार की घटना नहीं है। इसके लिए धैर्य, विनम्रता और सबसे महत्वपूर्ण रूप से बदलाव की इच्छा की आवश्यकता होती है। लेकिन पुरस्कार बेहतर रिश्ते, बेहतर आत्मनियंत्रण और बढ़ी हुई भावनात्मक बुद्धिमत्ता प्रयास को सार्थक बनाते हैं। अध्याय 12 भावनात्मक शांति की ओर अपनी यात्रा में प्रतिदिन कृतज्ञता विकसित करना। प्रतिदिन कृतज्ञता विकसित करना एक अमूल्य उपकरण बन जाता है जो नाटकीय रूप से जीवन के प्रति आपके दृष्टिकोण को बेहतर बना सकता है। यह केवल अधिक बार धन्यवाद कहने के बारे में नहीं है, यह वास्तव में आभारी महसूस करने के बारे में है। बड़ी और छोटी चीजें जो आपके अस्तित्व को बनाती हैं। यह प्रशंसा नकारात्मक भावनाओं और प्रतिक्रियाओं के खिलाफ एक बफर बना सकती है जो आपको अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण पाने में मदद करती है। कृतज्ञता का मतलब जीवन के नकारात्मक पहलुओं को नजरअंदाज करना नहीं है, बल्कि यह संतुलन खोजने और यह स्वीकार करने के बारे में है कि यहाँ तक कि जब आप कठिनाइयों का सामना कर रहे हों तो अप्रिय अनुभवों से बहुमूल्य सबक मिल सकते हैं। अराजकता के बीच कुछ ऐसा खोजने का प्रयास करें जिसके लिए आप आभारी हो सकें। दृष्टिकोण में यह बदलाव आपको चुनौतियों का सामना अधिक सकारात्मक मानसिकता के साथ करने में मदद कर सकता है, जिससे अचानक भावनात्मक प्रतिक्रियाओं की संभावना कम हो जाती है। कृतज्ञता इसे एक दैनिक अभ्यास बनाने में सहायक है। आप एक कृतज्ञता पत्रिका रख सकते हैं जहां आप प्रत्येक दिन कुछ चीजें लिखते हैं जिनके लिए आप आभारी हैं। समय के साथ आप पाएंगे कि यह अभ्यास आपको स्वाभाविक रूप से चीजों के सकारात्मक पहलुओं को नोटिस करना शुरू करने में मदद करता है। आप सिर्फ शब्दों को नहीं लिख रहे हैं, आप अपने मस्तिष्क को बुरे पर ध्यान देने के बजाय अच्छे पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पुनः तार कर रहे हैं। अध्याय 13 संचार कौशल में सुधार। संचार की कला में निपुणता प्राप्त करने से भावनात्मक संतुलन बनाए रखने की आपकी क्षमता में काफी वृद्धि हो सकती है और स्वस्थ संबंधों को बढ़ावा मिलता है। यह कौशल जन्मजात नहीं है, लेकिन यह कुछ ऐसा है जिसे आप समय के साथ विकसित और परिष्कृत कर सकते हैं।
इसके लिए एक निश्चित डिग्री की आवश्यकता होती है। आत्मजागरूकता, सहानुभूति और धैर्य की भावना सबसे पहले। प्रभावी संचार की आधारशिला सक्रिय सुनने में निहित है। यह वास्तव में सुनने के बारे में है कि दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है, न कि केवल अपनी बारी का इंतजार करने के बजाय। यह सम्मान और स्वीकृति को दर्शाता है, जो खुले और ईमानदार संचार का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। संवाद। दूसरी बात, आपको अपनी भावनाओं और विचारों को स्पष्ट और दृढ़ता से व्यक्त करने का लक्ष्य रखना चाहिए, लेकिन कभी भी आक्रामक तरीके से नहीं। यह अंतर महत्वपूर्ण है। दृढ़ता में दूसरों का उल्लंघन किए बिना अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना शामिल है, जबकि आक्रामकता में दूसरों की भावनाओं और जरूरतों की उपेक्षा होती है। आपके शब्दों का वजन होता है, इसलिए उन्हें बुद्धिमानी से चुनें। मौखिक संचार उतना ही महत्वपूर्ण हो सकता है, यदि आप जो कहते हैं उससे अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। आपकी शारीरिक भाषा, चेहरे के भाव और आवाज की टोन आपकी भावनात्मक स्थिति के बारे में संकेत भेजती है। यह सत्यापित करने का प्रयास करें कि ये आपके मौखिक संदेशों के साथ संरेखित हैं या नहीं। अंत में याद रखें कि संचार एक नहीं है ऑफ इवेंट। यह एक सतत प्रक्रिया है जिसके लिए नियमित अभ्यास की आवश्यकता होती है। फीडबैक के लिए खुले रहें और जब आप गलत हों तो स्वीकार करने से न डरें। यह परिपक्वता और बढ़ने की इच्छा को दर्शाता है, जो आपके रिश्तों को मजबूत कर सकता है और आपको अपनी भावनाओं को अधिक प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। अंत में याद रखें कि अपने संचार कौशल में सुधार करना एक यात्रा है, न कि एक मंजिल। जितना अधिक आप अभ्यास करेंगे उतना ही बेहतर होगा आप इसे प्राप्त करेंगे। इसलिए इसे जारी रखें और आप समय अध्याय 14 में पुरस्कार प्राप्त करेंगे। संघर्षों को प्रभावी ढंग से कम करना। जब संघर्ष उत्पन्न होते हैं, क्योंकि वे अनिवार्य रूप से होंगे, स्थिति को प्रभावी ढंग से कम करने की आपकी क्षमता परिणाम को काफी हद तक प्रभावित कर सकती है। डी एस्केलेशन जीतने या जीतने के बारे में नहीं है। हारना एक संभावित अस्थिर स्थिति को अधिक प्रबंधनीय स्थिति में बदलने के बारे में है। पहला कदम शांत रहना है। कहना आसान है, करना मुश्किल। हालांकि आपकी शांति अक्सर दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को प्रभावित कर सकती है। याद रखें कि भावनाएं संक्रामक होती हैं। यदि आप शांत रहते हैं तो आप सूक्ष्म रूप से दूसरे को प्रोत्साहित कर रहे हैं। अपनी भावनात्मक स्थिति से मेल खाने वाले व्यक्ति को चुनें। ध्यान से सुनें। संघर्ष के दौरान अपने विचारों में खो जाना आसान है, लेकिन दूसरे व्यक्ति के शब्दों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें। सहानुभूति दिखाएं, निर्णय न लें। ऐसा करके आप उनकी भावनाओं को मान्य करते हैं और उनके दृष्टिकोण को समझने की अपनी इच्छा प्रदर्शित करते हैं, जो स्थिति को शांत करने में मदद कर सकता है। फिर गैरेट क्राफ वाली भाषा का प्रयोग करें। हमेशा या कभी नहीं जैसे निरपेक्ष शब्दों से बचें जो तनाव बढ़ा सकते हैं। इसके बजाय दूसरे व्यक्ति को दोष दिए बिना अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए ई कथनों का उपयोग करें। उदाहरण के लिए कहें कि मुझे तब बुरा लगता है जब आपके बजाय हमेशा अंत में कुछ सुझाव दें समाधान। यदि दूसरा पक्ष देखता है कि आप संघर्ष को बढ़ाने के बजाय उसे सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो उनके सहयोग करने की अधिक संभावना है। फिर भी यह याद रखना आवश्यक है कि तनाव कम करने का लक्ष्य संघर्ष को तुरंत सुलझाना नहीं है, बल्कि इसे और अधिक बढ़ने से रोकना है। डीएस्केलेशन तकनीकों में महारत हासिल करना प्रतिक्रिया न करने की शक्ति का दोहन करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। याद रखें कि यह आपकी भावनाओं को दबाने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के बारे में है। स्वस्थ बातचीत को बढ़ावा दें। अध्याय 15 स्वस्थ सीमाएं निर्धारित करना। जीवन की जटिलताओं से गुजरते हुए आपके लिए स्वस्थ सीमाएं निर्धारित करना आवश्यक है, जो आपकी भावनात्मक स्थिति का सम्मान करती हैं। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए सीमाएं निर्धारित करना दीवारें खड़ी करना या दूसरों को बाहर करना नहीं है,
बल्कि यह एक ऐसा स्थान बनाने के बारे में है जहां आप सुरक्षित, मूल्यवान और समझे जाने का अनुभव करते हैं। सीमाओं की कल्पना अदृश्य रेखाओं के रूप में करें जिन्हें आप अपने चारों ओर खींचते हैं। इन रेखाओं से अपना व्यक्तिगत स्थान निर्धारित करें और तय करें कि आप कैसे हैं। आप दूसरों को अपने साथ व्यवहार करने की अनुमति देते हैं, वे आपके मूल्यों, अपेक्षाओं और सीमाओं को रेखांकित करते हैं। जब इन सीमाओं को प्रभावी ढंग से निर्धारित किया जाता है तो इससे आपके आत्मसम्मान, स्वतंत्रता और व्यक्तित्व को बढ़ावा मिलता है। इन सीमाओं को विकसित करना आत्मजागरूकता से शुरू होता है। आपको अपनी भावनाओं, जरूरतों और मूल्यों को समझने की आवश्यकता है। यह जानने के बारे में है कि आप क्या कर सकते हैं, सहन करना और स्वीकार करना, और आपको क्या असहज या तनावग्रस्त महसूस कराता है। एक बार जब आप इन्हें पहचान लेते हैं तो उन्हें दृढ़तापूर्वक संप्रेषित करें। स्पष्ट लेकिन दयालु बनें और याद रखें कि नहीं कहना ठीक है। अन्य लोगों की सीमाओं का सम्मान करना भी महत्वपूर्ण है। यह समझना और स्वीकार करना कि दूसरों की अपनी सीमाएं हैं। यह आपसी सम्मान और सहानुभूति को बढ़ावा देता है। यह दोतरफा सड़क है। सीमाएं निर्धारित करना कठिन हो सकता है, खासकर यदि आप इसके अभ्यस्त नहीं हैं। आपको अस्वीकृति या टकराव का डर हो सकता है, लेकिन याद रखें कि सीमाएं निर्धारित करना आत्मसम्मान का संकेत है। यह दूसरों को खुश करने के बजाय अपनी भलाई को प्राथमिकता देने के बारे में है। अध्याय 16 स्वस्थ सीमाएं निर्धारित करते हुए तनाव और चिंता का प्रबंधन करना आत्म-देखभाल की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तनाव और चिंता का प्रबंधन करना सीखना आपके समग्र कल्याण को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तनाव और चिंता भारी हो सकती है, और अगर इसे अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो वे विभिन्न समस्याओं का कारण बन सकती हैं। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं तनाव और चिंता को प्रबंधित करने का एक प्रभावी तरीका माइंडफुलनेस के माध्यम से है। माइंडफुलनेस आपको अतीत के पछतावे या भविष्य की आशंकाओं पर ध्यान देने के बजाय वर्तमान में रहने की अनुमति देता है। यह बिना किसी निर्णय के आपकी भावनाओं को पहचानने और प्रतिक्रिया करने के बजाय शांति से उन्हें स्वीकार करने के बारे में है। आवेगपूर्ण स्वस्थ जीवन शैली के विकल्प नाटकीय रूप से तनाव और चिंता के स्तर को कम कर सकते हैं। नियमित शारीरिक गतिविधि शरीर के प्राकृतिक मूड बूस्टर एंडोर्फिन को रिलीज करती है। उचित पोषण आपके शरीर और दिमाग को ईंधन देता है, जबकि पर्याप्त नींद उन्हें अपने सर्वश्रेष्ठ कार्य करने के लिए आवश्यक आराम प्रदान करती है। मानसिकता भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह अक्सर नहीं होता है। तनाव और चिंता का कारण बनने वाली परिस्थितियां ही नहीं, बल्कि उनके प्रति आपकी धारणा भी। नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों में बदलकर आप इन भावनाओं को नाटकीय रूप से कम कर सकते हैं। चुनौतीपूर्ण स्थितियों को समस्या के रूप में देखने के बजाय उन्हें विकास के अवसर के रूप में देखें। अंत में, यदि तनाव हो तो पेशेवर मदद लेने में संकोच न करें, और चिंता बहुत अधिक बढ़ जाती है तो चिकित्सक और परामर्शदाता सहायता प्रदान करने और मुकाबला करने की रणनीति सिखाने के लिए मौजूद होते हैं। याद रखें कि मदद मांगना पूरी तरह से ठीक है, और यह कमजोरी नहीं बल्कि ताकत का संकेत है। तनाव और चिंता का प्रबंधन एक यात्रा है, मंजिल नहीं। यह निरंतर सीखने और अनुकूलन के बारे में है। इन रणनीतियों के साथ आप एक स्वस्थ और खुशहाल व्यक्ति बनने की दिशा में कदम उठा रहे हैं। अध्याय 17 धैर्य और सहनशीलता का विकास करना। अक्सर आप पाएंगे कि धैर्य और सहनशीलता का विकास करना आपके कल्याण के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि तनाव और चिंता का प्रबंधन करना। ये गुण आपके आत्मविश्वास को दबाने के बारे में नहीं हैं, भावनाओं के बारे में नहीं, बल्कि उन्हें समझने और उन्हें ऐसा न करने देने का चुनाव करने के बारे में उनका आप पर नियंत्रण होना।
यह स्वीकार करने के बारे में है कि आप अपने आसपास की हर चीज को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप यह नियंत्रित कर सकते हैं कि आप इस पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। धैर्य विकसित करने के लिए यह समझना आवश्यक है कि चीजों में समय लगता है। आप व्यक्तिगत विकास, उपचार या परिवर्तन में जल्दबाजी नहीं कर सकते। यह केवल प्रतीक्षा करना नहीं है, बल्कि सक्रिय रूप से समझना और समझना है। चीजों को होने में लगने वाले समय को स्वीकार करना, यहीं पर सहिष्णुता आती है। यह स्वीकार करना है कि सब कुछ आपके अनुसार नहीं होगा और यह ठीक है। यह अज्ञात की असुविधा को गले लगाने और इसे आपको आवेगपूर्ण प्रतिक्रियाओं में उत्तेजित न करने देने के बारे में है। आप इन गुणों को कैसे विकसित करते हैं? जब आप अधीर या असहिष्णु महसूस कर रहे हों, तो अपनी भावनाओं को स्वीकार करने से शुरुआत करें। इसे अनदेखा न करें या दूर न करें, इसके बजाय इसे पहचानें, इसे लेबल करें और इसका विश्लेषण करें कि इन भावनाओं का कारण क्या है। आप इस तरह से प्रतिक्रिया क्यों कर रहे हैं? यह जागरूकता धैर्य विकसित करने की दिशा में पहला कदम है और सहिष्णुता का अगला अभ्यास माइंडफुलनेस का है, जब आप वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित होते हैं। अतीत के बारे में नहीं सोचते या भविष्य के बारे में चिंता नहीं करते, तो आपके लिए धैर्यवान और सहनशील होना आसान हो जाएगा। माइंडफुलनेस आपको यह पहचानने में मदद करती है कि आपकी भावनाएं अस्थायी हैं और आवेगपूर्ण तरीके से प्रतिक्रिया करने से आपको कोई लाभ नहीं होगा। लंबे समय में मदद। अध्याय 18 आत्मकरुणा का नियमित अभ्यास करना, प्रतिक्रिया न करने की शक्ति का उपयोग करना। आत्मकरुणा का नियमित अभ्यास करना महत्वपूर्ण है। आपको यह समझने की आवश्यकता है कि आत्मकरुणा का अर्थ केवल स्वयं के प्रति दयालु होना नहीं है। यह भावनात्मक लचीलेपन और मानसिक कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व है। आत्मकरुणा एक स्वस्थ मानसिक स्थिति के लिए एक द्वार खोलने जैसा है और इसका नियमित अभ्यास करने से जीवन की चुनौतियों को समझने और उनसे निपटने के तरीके में मौलिक परिवर्तन आ सकता है। यह आपकी भावनाओं को समझने, अपने दर्द को स्वीकार करने और दया और देखभाल के साथ इसका जवाब देने का एक कार्य है। यह खुद से प्यार करने के बारे में है। जैसे जैसे आप आत्मकरुणा की अपनी समझ को गहरा करते हैं, आप पाएंगे कि यह सिर्फ अपने प्रति दयालु होने से कहीं अधिक है। यह इस बात को पहचानने के बारे में है कि दुख और व्यक्तिगत अपर्याप्तता साझा मानव अनुभव का हिस्सा हैं। आप अपने संघर्षों में अकेले नहीं हैं और यह ठीक है। जब आप संघर्ष कर रहे हों तो अपूर्ण रहें। स्वयं की आलोचना करने के बजाय उसी आराम और समझ की पेशकश करने का प्रयास करें जो आप किसी करीबी मित्र को देते हैं जो आत्मकरुणा का अभ्यास कर रहा है। यह आपकी भावनाओं को अनदेखा करने या आपके दर्द को दबाने के बारे में नहीं है। यह अपने आप को इन भावनाओं को महसूस करने की अनुमति देने और नियमित आधार पर आत्मकरुणा का अभ्यास करके उनके लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान करने के बारे में। आप न केवल अपने प्रति दयालु हो रहे हैं, आप मौलिक रूप से एक लचीलापन को आकार दे रहे हैं जो जीवन के सबसे कठिन तूफानों का सामना करने में मदद कर सकता है। यह नहीं है, यह सिर्फ एक अमूर्त अवधारणा है। यह एक शक्तिशाली उपकरण है जिसका उपयोग आप अपनी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने के लिए कर सकते हैं। जब आप स्वयं के प्रति दयालु होते हैं तो आप स्वीकार करते हैं कि अपूर्ण होना ठीक है। आप स्वयं को कठोर निर्णय के डर के बिना गलतियां करने की अनुमति देते हैं। यह तनाव के स्तर को उल्लेखनीय रूप से कम कर सकता है और आपके समग्र कल्याण को बढ़ावा दे सकता है। आत्मकरुणा एक गहरी भावनात्मक समझ को भी बढ़ावा देती है। यह आपकी भावनाओं को उन्हें आपको नियंत्रित किए बिना पहचानने में सहायता करती है। आप भावनात्मक रूप से अधिक बुद्धिमान बन जाते हैं, तुरंत प्रतिक्रिया किए बिना यह समझने में सक्षम होते हैं कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। अपने आप के साथ एक स्वस्थ संबंध बनाने में मदद करता है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है।
कि आपके अपने साथ संबंध आपके जीवन के सभी अन्य रिश्तों के लिए स्वर निर्धारित करते हैं। संक्षेप में, आत्मकरुणा का अभ्यास करने से न केवल आपको एक संतुलित भावनात्मक स्थिति बनाए रखने में मदद मिलती है, बल्कि आपकी क्षमता भी बढ़ती है। जीवन के उतार चढ़ाव को संभालें। यह एक शक्तिशाली उपकरण है जिसका नियमित उपयोग करने पर यह भावनात्मक महारत की ओर आपकी यात्रा में पर्याप्त लाभ प्रदान कर सकता है। आत्मकरुणा का एक नियमित अभ्यास विकसित करने के लिए आपको सचेत रूप से अपने दैनिक जीवन में सचेत आदतों को एकीकृत करने की आवश्यकता होगी जो स्वयं के प्रति दयालुता का पोषण करती हैं। प्रतिदिन कुछ मिनट अपने विचारों और भावनाओं पर चिंतन करने के लिए निकालें। अपनी खामियों और गलतियों को मानव होने के अंतर्निहित पहलुओं के रूप में पहचानें। ठोकर खाना ठीक है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप फिर से उठ खड़े होने के लिए कितने लचीले हैं। अपने प्रति दयालुता का अभ्यास करें। अपने आप से उसी तरह बात करें जैसे आप किसी प्रिय मित्र से करते हैं। समझ और प्रोत्साहन के साथ कठोर आत्मालोचना करें। याद रखें कि दर्द या बेचैनी महसूस करना ठीक है। ये भावनाएं जीवन का हिस्सा हैं और वे नहीं होती हैं। अपने मूल्य या क्षमताओं को परिभाषित करें। अंत में एक संतुलित दृष्टिकोण बनाए रखें। चीजों को अनुपात से बाहर न बढ़ाएं या खुद को छोटा न करें। अपनी भावनाओं को बिना किसी निर्णय के स्वीकार करें और उन्हें स्वाभाविक रूप से गुजरने दें। आत्मकरुणा विकसित करने का मतलब अपने संघर्षों को नजरअंदाज करना नहीं है, बल्कि खुद को उनसे निपटने के लिए आवश्यक समझ और धैर्य प्रदान करना है। नियमित रूप से आत्मकरुणा का अभ्यास करना एक कौशल को निखारने जैसा है। इसमें समय लगता है और दृढ़ता, लेकिन पुरस्कार विशाल हैं। इसलिए धैर्य रखें। समय के साथ आप अपने भावनात्मक लचीलेपन और समग्र कल्याण में एक महत्वपूर्ण बदलाव देखेंगे। अध्याय 19। अतीत के भावनात्मक आघात पर काबू पाना हो सकता है कि आपके पास भावनात्मक बोझ हो जो दूर रखा गया हो, लेकिन प्रतिक्रिया न करने की शक्ति का सही मायने में उपयोग करने के लिए इसका सामना करना महत्वपूर्ण है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अतीत के आघातों को अपने ऊपर हावी होने दें, बल्कि इसका मतलब है उन्हें समझना, उनके प्रति अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करना और अंततः उनसे उबरना। अतीत के भावनात्मक आघातों के कसकर बंधे धागों को सुलझाना एक कठिन काम लग सकता है, लेकिन यह उपचार की दिशा में एक आवश्यक कदम है। और आत्मखोज का मतलब पुराने घावों को खोदना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि आपके भावनात्मक प्रतिक्रियाओं पर उनका क्या प्रभाव पड़ा है। आप अपने अतीत नहीं हैं, लेकिन आपका अतीत आपको प्रभावित कर सकता है। यह समझना आपकी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को खोलने में महत्वपूर्ण है। सामान्य इस बात को स्वीकार करने से शुरू करें कि आपकी भावनाएं वैध हैं और जिस तरह से आप महसूस करते हैं वह ठीक है। आपकी भावनाएं वास्तविक हैं और वे मायने रखती हैं। फिर अपनी भावनाओं के स्रोतों की पहचान करें, चाहे वह पिछले रिश्ते, पारिवारिक मुद्दे या एक दर्दनाक घटना हो। मूल कारण का पता लगाएं। भावनात्मक नियंत्रण की शक्ति का उपयोग करना प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अतीत के आघात की छायाओं पर काबू पाना संभव है। उन्हें मजबूत और स्वस्थ होने की दिशा में कदम बढ़ाना संभव है। यह एक रात में होने वाली प्रक्रिया नहीं है। इसके लिए धैर्य, आत्मजागरूकता और दृढ़ प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। उपचार के लिए आपका पहला कदम है अपने पिछले आघातों को स्वीकार करना। उन्हें दूर न करें या उन्हें गहराई में न दबाएं। उनका सामना करें, उनके कारण हुए दर्द को समझें और स्वीकार करें कि उन्होंने आपको आकार दिया है। अपने विचारों को पुनः ढालने पर काम करें। उन्हें जाने देना आसान है। अतीत की पीड़ाएं आपको परिभाषित करती हैं, लेकिन याद रखें कि आप अपनी पीड़ा का उत्पाद नहीं हैं। आप उससे कहीं अधिक हैं। इस तथ्य को पहचानना शुरू करें और धीरे धीरे आप खुद को एक नई रोशनी में देखना शुरू कर देंगे। अंततः भावनात्मक विनियमन का अभ्यास करें। इसका मतलब है कि किसी भी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया न करना।
भावनात्मक ट्रिगर के बजाय एक कदम पीछे हटें, सांस लें और प्रतिक्रिया देने से पहले अपनी भावनाओं का विश्लेषण करें। यह विराम आपको अपनी भावनाओं से नियंत्रित होने के बजाय प्रतिक्रिया करने का तरीका चुनने की अनुमति देता है। भावनात्मक नियंत्रण के माध्यम से उपचार एक यात्रा है, न कि एक गंतव्य। यह बढ़ने, बदलने और सबसे अच्छा संस्करण बनने के बारे में है। याद रखें कि आप इस प्रक्रिया में अकेले नहीं हैं। आपके पास अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने और ठीक होने की शक्ति है। अपने पिछले अध्याय 20 से खामियों और गलतियों को स्वीकार करना, व्यक्तिगत खामियों को स्वीकार करने और असफलता के डर पर काबू पाने के संघर्ष में आप अकेले नहीं हैं। यह एक साझा मानवीय अनुभव है जो आवेगपूर्ण या रक्षात्मक तरीके से प्रतिक्रिया करने के बजाय अपनी खामियों और गलतियों का सामना करने के साहस से चिह्नित एक यात्रा है। अपने इन पहलुओं को दूर धकेलने के बजाय उन्हें स्वीकार करना हमें बढ़ने, सीखने और लचीलेपन और अनुग्रह के साथ आगे बढ़ने की शक्ति देता है। अपनी व्यक्तिगत खामियों को पहचानना और स्वीकार करना न केवल आत्मसुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि यह आपके लचीलेपन को बढ़ाने का एक शक्तिशाली तरीका भी है। जीवन की चुनौतियों का सामना करते हुए हम सभी में खामियां होती हैं और यह ठीक है। आत्मखोज और स्वीकृति की इस यात्रा में आप अकेले नहीं हैं। यह एक सार्वभौमिक मानवीय अनुभव है। ये खामियां आपको परिभाषित नहीं करती, बल्कि आप उनसे कैसे निपटते हैं, यह आपको परिभाषित कर सकता है। अपनी खामियों को स्वीकार करके आप उन्हें पहचान सकते हैं। यह स्वीकार करना कि आप प्रगति पर हैं और यह पूरी तरह से ठीक है। आप खुद को इंसान होने की अनुमति दे रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं और उनसे सीख रहे हैं। यह एक मुक्तिदायक भावना है जो स्वीकार करने से व्यक्तिगत विकास, लचीलापन और भावनात्मक स्थिरता को बढ़ावा देती है। अपनी कमियों को स्वीकार करते हुए आप यह स्वीकार कर रहे हैं कि आप अभी भी प्रगति पर हैं और यह बिल्कुल ठीक है। आप खुद को इंसान होने की अनुमति दे रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं और उनसे सीख रहे हैं। हालांकि स्वीकृति का मतलब आत्मसंतुष्टि नहीं है। यह सुधार का प्रयास बंद करने का बहाना नहीं है। यह प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ने का बहाना है। बिना किसी निर्णय या आत्मालोचना के अपनी कमजोरियों को समझना और इस जागरूकता का उपयोग करके अपने जीवन को अधिक प्रभावी ढंग से चलाना। आइए इसका सामना करें कि कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है और हर कोई किसी न किसी बिंदु पर असफल होता है। लेकिन आप इन असफलताओं से कैसे उबरते हैं, यह वास्तव में आपके चरित्र की ताकत को परिभाषित करता है। डर पर काबू पाना। असफलता का सामना करने का तरीका यह स्वीकार करना है कि ठोकर खाना ठीक है। यह सीखने और बढ़ने का एक बुनियादी हिस्सा है। असफलता का डर पूर्णता की गहरी जरूरत से उत्पन्न हो सकता है। याद रखें कि अपूर्णता का मतलब अपर्याप्तता नहीं है। यह मानवीय होने का संकेत है। गलतियों से डरने के बजाय उन्हें आत्मसुधार के लिए कदम के रूप में देखें। मानसिकता में यह बदलाव भय को खत्म कर सकता है, आपको नए लचीलेपन के साथ कार्यों का सामना करने की अनुमति देता है। जब आप असफल होते हैं तो खुद पर दया न करें या पछतावे को हावी न होने दें। आप इस बात पर चिंतन करते हैं कि क्या गलत हुआ, उससे सबक लेते हैं और फिर उसे जाने देते हैं। आप अपनी असफलताओं से नहीं बल्कि उन पर अपनी प्रतिक्रिया से परिभाषित होते हैं। अपनी खामियों और गलतियों को स्वीकार करते हैं। वे कमजोरी के संकेत नहीं हैं, बल्कि आपके अपने दायरे से बाहर निकलने के साहस का प्रमाण हैं। अपने आराम क्षेत्र में असफलता के डर पर काबू पाकर आप प्रतिक्रिया न करने की शक्ति में महारत हासिल करने के एक कदम करीब हैं। आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख रहे हैं। एक शांत और अधिक संतुलित जीवन का मार्ग प्रशस्त करना। अध्याय 21 शक्ति में महारत हासिल करने की अपनी यात्रा में एक विकास मानसिकता विकसित करना। विकास की मानसिकता विकसित करना एक महत्वपूर्ण कदम है। यह इस मानसिकता को समझने,
भावनात्मक लचीलेपन को पोषित करने और इसे व्यवहार में लाने के बारे में है। आइए इसे एक साथ खोजें और देखें कि यह आपकी प्रतिक्रियाओं और अंतःक्रियाओं को कैसे नया रूप दे सकता है। हालांकि यह पहली बार में चुनौतीपूर्ण लग सकता है, लेकिन विकास की मानसिकता को अपनाना एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास को पर्याप्त रूप से बढ़ाएं। सीखने और विकास के प्रति लचीलापन और सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा दें। यह विश्वास करने के बारे में है कि आपकी क्षमताओं को समर्पण, कड़ी मेहनत और यहाँ तक कि असफलता के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। यह एक अवधारणा है जो आपके फोकस को अंतिम बिंदु से यात्रा पर स्थानांतरित करती है। सीखने की प्रक्रिया को पूर्णता से प्रगति की ओर ले जाना। आप पाएंगे कि विकास की मानसिकता रखने से आप चुनौतियों को खतरों के बजाय अवसरों के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। यह कठिनाइयों से बचने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें सुधार की ओर कदम के रूप में देखना है। यह प्रतिक्रिया और आलोचना के लिए खुला होना है, न कि आपके मूल्य को खारिज करने के रूप में, बल्कि एक सकारात्मक दृष्टिकोण के रूप में। आपके विकास के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि विकास मानसिकता को समझने का अर्थ यह भी है कि प्रयास सफलता की कुंजी है। यह केवल प्रतिभा या बुद्धिमत्ता के बारे में नहीं है, बल्कि जब चीजें कठिन हो जाती हैं तब भी चलते रहने का दृढ़ संकल्प है। यह असफलताओं का सामना करने के बारे में है, यह जानते हुए कि वे आपका हिस्सा हैं। महारत की यात्रा के इस मानसिकता को अपनाएं और आप पहले से ही बेहतर भावनात्मक नियंत्रण विकसित करने के रास्ते पर हैं। भावनात्मक लचीलापन बनाना विकास मानसिकता को अपनाने के साथ साथ चलता है, जो आपको अनुग्रह और अनुकूलनशीलता के साथ जीवन की चुनौतियों को नेविगेट करने की ताकत प्रदान करता है। यह आपकी अनदेखी करने के बारे में नहीं है, भावनाओं को पहचानना या सब कुछ ठीक होने का दिखावा करना। इसके बजाय लचीलापन आपकी भावनाओं को स्वीकार करने, उन्हें समझने और उन्हें आपको नियंत्रित किए बिना गुजरने देने के बारे में है। लचीलापन विकसित करना आत्मजागरूकता से शुरू होता है। अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को पहचानकर और स्वीकार करके आप उन्हें नियंत्रित करने की दिशा में पहला कदम उठा रहे हैं। ठीक है, परेशान, क्रोधित या चिंतित महसूस करना ये भावनाएं मानव होने का हिस्सा हैं। इसके बाद आत्मकरुणा का अभ्यास करें। समझें कि गलतियां करना और बुरे दिन आना ठीक है। ये अनुभव यह परिभाषित नहीं करते कि आप कौन हैं, वे केवल आपके विकास और आत्म की यात्रा में कदम रखने वाले पत्थर हैं। सुधार। अंत में, प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने पर भी सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। सकारात्मक पहलुओं को खोजने का प्रयास करें। याद रखें कि चुनौतियां विकास के अवसर हैं। वे आपको अधिक मजबूत, समझदार और अधिक लचीला बनने में मदद करती हैं। विकास की मानसिकता की शक्ति का सही मायनों में दोहन करने के लिए आपको इसे अपने दैनिक जीवन में लागू करने की आवश्यकता है। जीवन में चुनौतियों को आत्मसुधार और सीखने के अवसर के रूप में स्वीकार करें। इस बात को स्वीकार करने से शुरुआत करें कि बाधाएं असफलता नहीं बल्कि सबक हैं। हर बार जब आप ठोकर खाते हैं तो आपको खुद को और अपने आसपास की दुनिया को बेहतर ढंग से समझने के लिए बढ़ने का मौका दिया जाता है। जिज्ञासा पैदा करें और नए के लिए खुले रहें। जब आप जिज्ञासु मन से परिस्थितियों का सामना करते हैं तो विभिन्न दृष्टिकोणों का स्वागत करें। बाधाओं की अपेक्षा संभावनाओं को देखना अधिक आसान होता है। याद रखें कि आपकी बुद्धि और योग्यताएं स्थिर नहीं हैं, वे विकास करने में सक्षम हैं। आप जहां हैं वहीं अटके नहीं हैं। प्रयास, दृढ़ता और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े। रवैया आप सीख सकते हैं और सुधार सकते हैं। रचनात्मक आलोचना से दूर न भागें। यह व्यक्तिगत हमला नहीं है, बल्कि विकास के लिए एक उपकरण है। इसे अपनाएं, इससे सीखें और इसका उपयोग स्वयं को आगे बढ़ाने के लिए करें। विकास की मानसिकता को लागू करने में निरंतर अभ्यास और धैर्य की आवश्यकता होती है, लेकिन पुरस्कार इसके लायक हैं। आप बेहतर भावनात्मक नियंत्रण प्राप्त करेंगे,
अधिक लचीले बनेंगे और दरवाजे खोलेंगे। आत्मसुधार और व्यक्तिगत सफलता के लिए प्रतिक्रिया न करने की शक्ति आपके भीतर निहित है और इसे उपयोग में लाने का समय आ गया है। अध्याय 22 भावनात्मक संतुलन बनाए रखना। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने से आप एक स्थिर भावनात्मक संतुलन बना सकते हैं जो न केवल आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है बल्कि यह आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। आवेगपूर्ण तरीके से प्रतिक्रिया न करने की कला में यह संतुलन की भावना महत्वपूर्ण है। यह आपको जीवन की अनेक चुनौतियों पर प्रतिक्रिया न करने की अनुमति देती है। यह एक तूफान के केंद्र में शांत आंख होने जैसा है जो आपके चारों ओर घूम रही अराजकता से अप्रभावित है। इस संतुलन को प्राप्त करने के लिए आपको पहले समझना होगा आपके भावनात्मक ट्रिगर्स, कौन सी परिस्थितियां या लोग आप में तीव्र प्रतिक्रियाएं भड़काते हैं। एक बार जब आप इन्हें पहचान लेते हैं तो आप उन्हें प्रबंधित करने के लिए रणनीतियों पर काम कर सकते हैं। इसमें कुछ निश्चित वातावरण से खुद को दूर करना शामिल हो सकता है या इसके लिए अधिक गहन मनोवैज्ञानिक कार्य की आवश्यकता हो सकती है। इसके बाद माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। वर्तमान में रहें और यहाँ और अभी पर ध्यान केंद्रित करें। इससे आपको अतीत के पछतावे या गलतियों पर ध्यान देने से बचने में मदद मिलती है। भविष्य की चिंताएं जो आसानी से आपके भावनात्मक पैमाने को बदल सकती हैं। याद रखें कि आप अपने आसपास की हर चीज को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप उन पर अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आत्म देखभाल महत्वपूर्ण है। स्वस्थ भोजन करना, पर्याप्त नींद लेना और नियमित व्यायाम आपके मूड को स्थिर कर सकता है और आपकी भावनात्मक लचीलापन बढ़ा सकता है। याद रखें, आपकी शारीरिक भलाई आपकी भावनात्मक स्थिति को बहुत अधिक प्रभावित करती है। अंत में, अपनी भावनाओं को दबाएं नहीं। अपने आप को स्वस्थ तरीकों से अपनी भावनाओं को महसूस करने और व्यक्त करने की अनुमति दें। भावनाओं को दबाए रखने से बाद में भावनात्मक विस्फोट हो सकता है। यह आपकी भावनाओं को दबाने की नहीं बल्कि नियंत्रित करने की बात है। भावनात्मक संतुलन बनाए रखें। यह भावनाओं से बचने के बारे में नहीं है बल्कि उन्हें प्रबंधित करने के बारे में है। यह एक यात्रा है, एक गंतव्य नहीं है और यह पूरी तरह से आपके नियंत्रण में है। अभ्यास और धैर्य के साथ आप इस कौशल में निपुण हो सकते हैं और प्रतिक्रिया न करने की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। प्रतिक्रिया न करने की शक्ति में निपुण होने के लिए इसे समझना महत्वपूर्ण है। अपने भावनात्मक ट्रिगर्स को पहचानें और प्रतिक्रिया देने से पहले रुकना सीखें। एक चमकदार कवच में केन की तरह अपने आप को गहरी सांस लेने की तकनीक, एक विकास मानसिकता और अपनी खुद की खामियों की समझ से लैस करें। याद रखें कि आप अपनी भावनाओं के मालिक हैं, न कि इसके विपरीत। इसलिए प्रभार लें और खेती करें। कृतज्ञता और एक ऐसे भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं जहां आपका भावनात्मक संतुलन सर्वोच्च हो। सुनने के लिए धन्यवाद।